देखो, टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब हो गया यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का बनना। ठीक है, हम पहले ही बोले थे कि राष्ट्रवाद का जो शब्द है ना, शुरू से प्रचलित नहीं था, इसको गढ़ा गया है ना। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में जो मध्यम वर्गीय लोग था, पढ़ा लिखा, उन्होंने शब्द को गढ़ा और फेमस किया संघर्षों के जरिए। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, कह रहा है अगर आप देखोगे मैप मिड 18 सेंचुरी का, मिड 18 सेंचुरी कहां से कहां तक हुआ? 1750 से 1800। ठीक है, पीछे चला जाता है। ठीक है, तो 1750 से लेके 1800 तक के बीच का अगर आप मैप देखो तो आप देखोगे कि देर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे, है ना। कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। हम उस दिन बताए थे डेफिनेशन नेशन स्टेट बताए थे ना। नेशन स्टेट एक ऐसा टेरिटरी होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले ना सिर्फ रूलर्स बल्कि वहाँ के सिटीजन्स भी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। उनका एक अपना हिस्ट्री होता है ना, और वो सबका होता है। ठीक है, और वो लोग जो है आपस में कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं। इसके अलावा उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं या फिर कह लो कि जो लोग फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो भी कॉमन ही होते हैं। तो नेशन स्टेट के बारे में ऑस्टिनर ने डिफरेंट ओपिनियन दिया था, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि पहले जो है ना नेशन स्टेट से कुछ था ही नहीं। व्हाट वी नो टुडे, जैसे हम आज कहते हैं जर्मनी या आज कहते हैं इटली या स्विट्जरलैंड, उस समय वो बटा हुआ था किंगडम्स में, डचीज में और कैंटन्स में। ठीक है, किंगडम का मतलब क्या हो गया? राजा के नीचे आने वाले जो साम्राज्य होते थे ना उसे कहते थे किंगडम्स, और जो ड्यूक होते थे उनके नीचे जो आता था उसे कहते थे डचीज। और ऐसे ही छोटा छोटा कैंटन भी अधिकार क्षेत्र होता था या ऐसा क्षेत्र होता था जहां पे रूल किया जाता था। तो यहाँ कह रहा है कि पहले के टाइम में, है ना, जिस तरह से आज होता है कि अलग अलग हम देश को जानते हैं उसके नाम से, उस समय पर हम सिर्फ जानते थे साम्राज्यों को, है ना। ये इस एम्पायर के नीचे आता है, ये उस एम्पायर के नीचे आता है, यहाँ भाई ये ड्यूक का रूल है। ये कोई एक फिक्स टेरिटरी नहीं होता था जिसके अकॉर्डिंग हम कह सके कि हाँ ये टेरिटरी जो है ये किसी कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, और वहां पे सिर्फ रूलर्स होते थे जिनके पास अपना ऑटोनोमस टेरिटरी था। यहाँ तक क्लियर हुआ? उनका अपना ऑटोनोमस टेरिटरी था, खुद के नाम से उनका होता था क्षेत्र, और वो क्षेत्र बढ़ता घटता रहता था। बिकॉज कि मान लो वो राजा है और वो पावरफुल हो गया तो अपना जो बॉर्डर से बढ़ा लेगा, है ना। उससे कोई दूसरा पावरफुल हो गया तो उसके बॉर्डर्स घट जाएंगे या हट जाएंगे। तो इस तरह से वो बटा हुआ था। कोई नेशन स्टेट का थ्योरी वहां पर फेमस नहीं था। अगर आप देखो ईस्ट यूरोप को या फिर आप देखो सेंट्रल यूरोप को, तो वहां पर भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे, है ना। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या हो गया? जो खुद का शासन चलाता हो, और मोनार्की बने क्या हो गया? एक राजा, है ना। तो वहां पे भी राजाओं का शासन था इन क्षेत्रों पे, और वहां के जो लोग रहते थे उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था, मतलब लोग बहुत ज्यादा बटे हुए थे। तो उनके अंदर में कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसा कुछ था ही नहीं, या फिर उनका कॉमन कल्चर है ऐसा कोई विचार उनके अंदर था ही नहीं। अक्सर वे लोग ना अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है एक खास तरह की पद्धति, पूजा पद्धति या रहने का तरीका जिसे कुछ लोग फॉलो करते हैं। जैसे अपने यहाँ मान लो हिंदुज्म है तो वह क्या एक एथनिक ग्रुप है ना। क्रिश्चियनिटी क्या हो, एथनिक ग्रुप है। तो लोग किस तरह से, लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इस टॉपिक में सिर्फ इतना समझाना चाह रहा है कि कितना ज्यादा डाइवर्सिटी था लोगों के अंदर में, तो इतने ज्यादा अलग अलग लोगों के होने से कितना मुश्किल था उनके बीच में एक तरह का जो पहचान है उसको लाना। जैसे जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसका शासन था ऑस्ट्रिया हंगरी पे, एग्जाम्पल के लिए, है ना। और वो एक पैचवर्क था अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग लोगों का। मतलब कहना चाहता है कि जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर में बहुत सारे धर्म थे और बहुत तरह के लोग रहते थे। बस कॉमन एक ही चीज था कि सबके सबके ऊपर ना हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। और इसके अंदर आता था अल्पाइन रीजन, ठीक है। इसके अलावा बोहेमिया आता था जहां पे पहले से एरिस्टोक्रेसी का रूल था। और जो अल्पाइन रीजन था उसके अंदर आता था टेरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड, ये उसके अंदर आता था। और यहाँ पर लोग ना ज्यादातर जर्मन भाषा बोला करते थे।
इसके अलावा इसके अंदर इटली बोलने वाले भी प्रोविंसेस थे, जैसे कि लोम्बार्डी है और वेनेसिया है। इस जगहों पर ज्यादा लोग क्या बोलते थे, इटली भाषा बोलते थे। तो इन सब ये सब हमसे क्यों बता रहा है, ये सब इसलिए बताना चाह रहा है कि तुम देखो कि किस तरह से डाइवर्सिटी था, ना सिर्फ एथनिक एथनिक ग्रुप्स के आधार पर था, बल्कि जो भाषा था ना, भाषा के आधार पर भी कितना ज्यादा विभिन्नता था। यहाँ पे लोग कितने अलग अलग तरह के लोग रहते थे। एक ही चीज कॉमन था उनके ऊपर, कि उनके ऊपर ना एक किसी खास एम्पायर का रूल हुआ करता था। कह रहा हंगरी में आधे से ज्यादा लोग तो मगयार भाषा बोलते थे, जबकि आधे लोग जो थे वो अलग अलग भाषा बोला करते थे। ठीक है, गलेशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पर जो अरिस्टोक्रेसी था, अरिस्टोक्रेसी मतलब संपन्न लोग जिनके पास संपत्ति होता था, वो पॉलिश भाषा बोलते थे। ठीक है, और इस सब के अलावा तीन मेन डोमिनेंट ग्रुप्स था, है ना, जो कि डोमिनेंट का मतलब होता है वो ग्रुप जिनका समाज के अंदर या किसी राष्ट्र के अंदर या किसी भूमि के अंदर ज्यादा प्रभुत्व हो, है ना, वो दूसरों पर छा गए हों। और कह रहा है कि उन्हीं के नीचे नीचे सारे एम्पायर्स आते थे, है ना। और ज्यादातर लोग क्या थे, ज्यादातर लोग किसान से, है ना, बोहेमिया में और स्लोवाक्स जो थे नॉर्थ में, और कैरिनोलिया की बात करें तो वहां पे स्लोवेंस थे, साउथ के अंदर में क्रोएट्स थे, ईस्ट अगर बात करें, है ना, ट्रांसिल्वेनिया की, वहां पे रोमन्स थे। तो इस तरह से कह रहा है इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से उनके बीच में एक पॉलिटिकल यूनिटी लाना, उसको प्रमोट करना इतना आसान काम नहीं था। और केवल एक ही चीज थी जो उन सबको बांधती थी, इन इतने अलग अलग ग्रुप्स को, वो ये था कि उनके अंदर ना उनके यहाँ पर एक ही एम्पायर का रूल हुआ करता था, और यही एक कॉमन था जो उन सबके अंदर था। मतलब अगर आप वहां के लोगों से पूछो कि आप सबके बीच में क्या चीज कॉमन है, तो वो सिर्फ इतना बोल पाएंगे कि हमारे राजा एक हैं। ठीक है, तो फिर अब सवाल बनता है कि इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद उनके बीच में जो राष्ट्रवाद है और जो आइडिया है नेशनल स्टेट का, वो कैसे उभरा, क्या क्या काम करने पड़े कि इतने सारे डाइवर्सिटी के होने के बाद भी ये जो राष्ट्रवाद का फीलिंग है और ये जो आइडिया है इतना ज्यादा फेमस हो गया। मेन मोटिव यहाँ पर है कि राजतंत्र को हटाना है, और राजतंत्र को हटाना है तो लोगों को भिड़ाना है। अब लोग तब तक नहीं भिड़ेगा जब तक कोई वजह नहीं हो, कोई उनका हित ना दिखता हो। हित तो होगा सबका, कलेक्टिवली होगा, पर करेंट फेज में क्या किया जाए। जैसे कोई पार्टी डूबने लगती है उदाहरण के तौर पर, तो अगर वो सिर्फ इतना कहे कि मेरा पार्टी डूब रहा है, हमको जीतना है, सब लोग हमको वोट दीजिए, कुछ माहौल बनाइए, तो कोई लोग नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को दिखेगा कि पार्टी अपना हित सोच रही है, हमारा फायदा क्या, है ना। पर जैसे ही बोला जाएगा कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, एक पार्टी है जो खा जाएगा देश को, संविधान बदल देगा, लोगों को या तो डर बैठाया जाएगा या फिर लोगों को अच्छे दिन का वादा किया जाएगा, है ना। और जब लोगों को लगेगा कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तभी लोग सामने आएंगे। ये जो मोटिव था, उनका मोटिव क्या था कि पूरे यूरोप से राजतंत्र को समाप्त कर देना और क्या लाना, लोकतंत्र लाना। अब ये एक सपना की तरह था, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि पूरा हो सकता है। अब मेन था टारगेट, ये लोगों को एक साथ लड़ाना है, भिड़ाना है ना। और ये लड़ना था पूरे सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दो पुलिस वाला नहीं है, यहाँ पर एक राजा है जिसके पास खुद की एक बड़ी आर्मी है, और उस सबसे टकराना है। और इसके लिए सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और लोग एक साथ तभी आएंगे जब उनके पास कोई कॉज होगा। और कॉज ये होगा कि उनको पहले फीलिंग ये जगाओ कि राष्ट्रवाद भी कोई चीज होता है, राष्ट्र के लिए भी लड़ा जा सकता है और राष्ट्र के लिए मरा जा सकता है। जब तक उनके अंदर फीलिंग नहीं आएगा तब तक वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्लियर है। और फीलिंग लाना मुश्किल क्यों था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था। ऐसा सुना है जो देखोगे। तो अब टॉपिक हमारा है एरिस्टोक्रेसी और नया मिडिल क्लास। क्या है एरिस्टोक्रेसी? देखो, हर समाज के अंदर ना कुछ वर्ग ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, पैसा वाला, रुतबा वाला, है ना, संपन्न लोग, एक खास स्टेटस वो अपने अंदर धारण करते हैं। और कई बार ना समाज के अंदर वो लोग डोमिनेंट होते हैं, उनका पैसा होता है, रुतबा होता है और ऊपर तक पहुंच होता है। क्लियर हो गया। इन्हें कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अब अगर बात करें हम यूरोप का, तो वहां पर रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था, फ्रांस से। और बात करें हम फ्रांस का, तो कैसे बटा हुआ था, क्या कास्ट में बटा था या रिलीजन बटा था, स्टेट्स में बटा था, स्टेट्स, है ना। वहां पे लोगों को स्टेटस दिया जाता था सोसाइटी के अंदर में। वहां ये नहीं है कि आप
का जन्म किसी अगर कास्ट में हो गया तब होल लाइफ उसी कास्ट में रहोगे, या खुद को मानते रहोगे बड़ा है या छोटा है, या किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो। वहां पर ये था कि आपका सिंबल क्या है ना, आप किससे बिलोंग करते हो, फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट या थर्ड स्टेट से। और सबको पता है कि 90% ज्यादा लोग किसे बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट से, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेट था यही था हमारा एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट वो तो कलर्जी था, है ना, वो लोग तो चर्च से बिलोंग करते थे। तो मेन एरिस्टोक्रेसी कौन था, सेकेंड स्टेट वाला, जो कि नहीं देता था टैक्स। क्लियर हो गया। तो हम लोग समझेंगे कि दो ही, अगर मेनली देखा जाए तो दो ही क्लास हो गए, एक हो गया एरिस्टोक्रेसी, एक पुअर क्लास हो गया। नहीं, या तो हो गया गरीब लोग या फिर क्या हो गया बहुत ज्यादा अमीर लोग। अब समझेंगे इन दोनों के बीच में कैसे पैदा हो गया मिडिल क्लास। नहीं समझे बात। देखो अपने सोसाइटी के अंदर में ना दो तरह के क्लास होते हैं। एक क्लास वो होता है जो रेस्टोरेंट जाता है, ठीक है, और सिर्फ लेफ्ट साइड में देखता है, लेफ्ट में कि क्या क्या खाना है, मेन्यू। क्लियर हो गया। एक क्लास ऐसा होता है जो रेस्टोरेंट जाकर सोचता ही नहीं है, बाहर से चला आता है ना, उसके जहन में ही नहीं आता रेस्टोरेंट जाकर बैठ के खाना, क्योंकि वो तो क्या है, पुअर क्लास। एक क्लास ऐसा होता है जिन्हें जाना भी है पर वो लेफ्ट भी देखेगा मेन्यू में और राइट भी देखेगा, लेफ्ट से ज्यादा राइट देखेगा। लेफ्ट में कोई चीज पसंद आ गया, अब वो उसका प्राइस देखेगा। ये क्लास कौन सा क्लास है, मिडिल क्लास है ना। इन्हें बनना है, दिखना है किसकी तरह, एरिस्टोक्रेसी की तरह इसको दिखना है, ठीक है। पर ये इसका बजट नहीं रहता किसकी तरह, एरिस्टोक्रेसी की तरह, ठीक है। पर इसको फॉलो करना है हर वो चीज। क्लियर हो गया। तो बस ये अपने शौक पूरा करता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो मिडिल क्लास है इसके बारे में, कि ये पैदा कैसे हुआ इन दोनों क्लास के बीच में। दोनों क्लास, एक पुअर क्लास और एक एरिस्टोक्रेसी। क्लियर है। तो कह रहा है कि समाज के तौर पर या फिर पॉलिटिक्स के तौर पर, है ना, कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था, मतलब लैंडेड मतलब जमींदार, है ना, वो एक डोमिनेंट क्लास हमेशा से होता है, डोमिनेंट क्लास, है ना। समाज के अंदर में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व होता है किनका होता है, उन्हीं क्लास का होता है, जो कौन क्या होते हैं, एरिस्टोक्रेसी होते हैं। इस कंटिनेंट में भी, किस कंटिनेंट में, तो यूरोप कंटिनेंट में इनका ही प्रभुत्व था। और इस क्लास के जो मेंबर्स होते थे ना वो काफी यूनाइटेड होते थे। कैसे, क्योंकि उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था, मतलब उन सबका जिंदगी ना एक ही जैसा था, और वो जिंदगी जो था बटा हुआ था, रीजनल जो डिविजन्स था ना उनसे कटा छटा था। और ये कैसे, मतलब उनका लाइफ स्टाइल अलग था और कॉमन था। वो लाइफ स्टाइल इस तरह से कॉमन था कि उनके पास ना बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते थे। कहाँ पे, कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात या गांव। और ये वाला जो स्टेट है ना, वो एसटी वाला स्टेट नहीं है, ये रियल एस्टेट है। ऐसे में लोग बोलते हैं ना कि रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया जमीन जायदाद। ऐसे में तो जो पैसे वाले लोग होते थे एरिस्टोक्रेसी, वो कैसे होते थे, इनका गांव के अंदर में बहुत तरह क्या होता था, जमीन होता था, और शहर के अंदर में उनका पक्का मकान होता था। अभी भी ऐसा ही होता है। जो लोग पैसे वाले होते हैं क्या करते हैं, गांव के अंदर जमीन लेते हैं बड़ा बड़ा, उन पे या तो खेती करते हैं या फिर अपना कोई भी ऐसा काम करते हैं, है ना। और जो शहर के अंदर उनका बड़ा बड़ा मकान होता है जिसमें कई बार ये रेंट लगा देते हैं, और रेंट नहीं भी लगाए तो उनका अपना खुद का मकान होता है, ठीक है। और वो लोग ना फ्रेंच भाषा बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी के अंदर में। डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक खास तरह का बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है किसी फॉर्मल जगह पे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है फॉरेन से, उनका स्टेट हो, तो अपने यहाँ पे क्या हो, एक खास तरह तरीका बना होगा कि जो भी हमारे स्टेट के हेड होंगे वो इस तरह से जाएंगे, ऐसे वेलकम करेंगे, इतना देर का भाषण होगा, ये सब पहले से फिक्स होता है। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। ऐसे में तो उनका भी क्या था, अपना एक खास डिप्लोमेसी हुआ करता था। और उनका जो सोसाइटी था, कैसा सोसाइटी, हाई सोसाइटी, जो लोग बोलते हैं ना हाई सोसाइटी, उनका अपना एक खास तरह का वर्ग ही होता है, ठीक है। उसके अंदर में वो लोग फ्रेंच भाषा यूज करते थे आपस में। कौन लोग, एरिस्टोक्रेसी। और बाकी जो लोग थे वह क्या यूज करते थे, बाकी लोग यूज करते थे वहां का रीजनल डायलेक्ट, यानी कि वहां का क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे। अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे भी देखो सिस्टम देखोगे कि जो एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते हैं या तो आपस में बातचीत करने के लिए वो मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। एक लाइन इंग्लिश फिर दो लाइन हिंदी, इस तरह से, या फिर एटलीस्ट वो हिंदी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, है ना, कि वो कहाँ पर खड़े हैं
और कैसा उनको इम्प्रेशन दिखाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कभी वो हिंदी और कभी वो रीजनल उतरते रहते, चेंज करते रहते हैं। ऐसे में तो कह रहा है कि वो लोग क्या यूज करते थे, फ्रेंच भाषा, है ना। उनकी फैमिली जो है ना आपस में कनेक्टेड होती थी किसके जरिए, टाई ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के संबंध के जरिए। अक्सर आप देखोगे जो पॉलिटिकल लोग होंगे या बिजनेसमैन होंगे, वो अपने बच्चों की शादी भी ना बिजनेसमैन से ही करते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक तो यही है ही कि पारिवारिक संबंध मजबूत होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कई बार ना उनको हेल्प मिल जाता है। जैसे मान लो एक पॉलिटिकल आदमी है, उसे फंड चाहिए किससे, बिजनेसमैन से। बिजनेस में अपना काम निकलवाना है तो उसको सिग्नेचर चाहिए, है ना। तो दोनों की जगह रिलेशन अच्छा हो जाता है ना, तो दोनों को फायदा हो सकता है। और उसके अलावा भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला को, है ना, उसके साथ शादी करते हैं, है ना, अनटिल कि ये नॉर्मल मैरिज नहीं हो, लव वाला चक्कर हो, तो वो डिफरेंट हो गया। लेकिन नॉर्मली जो होता है ना वो जानबूझ सेटअप इसलिए करते हैं ताकि वो उनको हेल्पफुल हो उनके लिए। समझ में नहीं आया। जैसे पुराना समय में जो राजा महाराजा होता था वो अपने बच्चों की शादी भी कहाँ करते थे, राजा रजवाड़े में करते थे। वो इसलिए कि जब भी मान लो युद्ध वगैरह होगा तो क्या होगा, उनका जो आर्मी है बिहार पे लड़ेगी। और मल्टीपल शादी करते थे, पॉलीगैमी था। पॉलीगैमी से भी संबंध सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही था कि अगर मान लो एक शादी करता है तो अगर मान लो कि वो युद्ध करने गया तो एक ही जगह से आर्मी आएगी ससुराल से। अब 500 ससुराल हो, सबको टेंशन हो जाएगा ना, सब साला सबको कि जीजा जी निकल लेंगे तो वहीं से विधवा हो जाएगी, तो सब मिल के आएगा। तो कई बार स्टेबिलिटी इसलिए आ जाता था। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ये सलाह दिए थे कि जो चला जत्ते मत्ते ब्याह के ले आ घूम घूम के, ठीक है, तो अर्जुन बहुते ब्याह किया था घूम घूम के। ऐसा नहीं है, देखो कह रहा दिस पावरफुल, ये जो पावरफुल क्या था, अरिस्टोक्रेसी था। हालांकि ये नंबर वाइज क्या था, कभी छोटा ग्रुप होता है, देखो हमेशा से यही होता है, जो पैसा वाला ग्रुप होता है कभी क्या होता है, छोटा ग्रुप ही होता है। और जो ज्यादातर लोग थे वो क्या थे, वो पेजेंट्री थे, यानी किसान लोग थे। अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाओ, कहाँ पे, यूरोप में, तो ज्यादातर जो जमीन था ना वो फॉर्म की जाते थे टेनेंट्स के द्वारा या छोटे छोटे ऑनर्स के द्वारा। टेनेंट क्या होता है, वो लोग जो अपना जमीन रेंट पे लेते हैं, है ना, जैसे अपने यहाँ होता है ना ठेका और बटैया, तो उसमें जो बटैया वगैरह होता है जिसमें वो, या फिर ठेका जिसमें वो जो किसान होता है ना आपका जमीन लेता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि वो मंथली जो है या फिर सॉरी ईयरली जो है आपको इतना ज्यादा या तो क्रॉप्स दे देगा या फिर उसके लिए पैसे दे देगा, और फिर आपको जमीन को लेके वो अपना हल चलाता है, उसके अंदर जो भी करता हो, ठीक है। तो अगर वेस्ट में जाओगे तो या तो क्या स्मॉल ओनर्स थे, है ना, या मतलब लोग या तो गरीब थे और छोटे छोटे उनके पास लैंड हुआ करते थे, या फिर वो ना दूसरे का लैंड लेके उसके अंदर खेती करते थे। अगर आप ईस्ट में जाओगे और सेंट्रल यूरोप में जाओगे तो आपको दिखेगा कि लैंड होल्डिंग जो पैटर्न है ना वो है वास्ट स्टेट्स का, मतलब कि बहुत ज्यादा अंतर हो गया। वेस्ट के अंदर में क्या हो रहा है, अगर वेस्ट में जा रहे हैं हम लोग तो ये देख रहे हैं कि वहां पर लोगों का छोटा छोटा जमीन है, छोटा छोटा जमीन टुकड़ा है, या फिर जमीन है ही नहीं। और जमीन जब नहीं होगा तो क्या करेंगे वो लोग, रेंट पे जमीन लेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, टेनेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट में जाओगे और सेंट्रल में जाओगे तो वहां देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेट है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जमीन है, और उन जमीन पर ना सर्फ काम करते हैं। सर्फ आपको बता चुके हैं क्या होता है, उन्हें कहा था आपको, एक होता है भूदासत्व, भू मतलब जमीन हो गया, अदसत्व हो गया कटप्पा, है ना, यानी वो सब कटप्पा जो कहाँ काम करेगा, जमीन पर काम करे, उसे कहते हैं सर्फ। और जो सिस्टम से कहते हैं सर्फरडम, है ना। मैंने बताया था आपको जो फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था और जब जो रूल था वो आ गया था नेपोलियन के हाथ में, तो नेपोलियन ने कोड बनाया था, याद है, सिविल कोड 1804 में। और उस कोड के अंदर उन्होंने सर्फरडम खत्म कर दिया था, क्योंकि सर्फरडम को एक सोसाइटी के एक एविल के रूप में देखा जा रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कह रहा है अंतर यहां तक समझ आ गया। अब कह रहा है अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे या फिर सेंट्रल यूरोप में जाओगे तो वहां पर ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा था और ट्रेड भी बढ़ने लगा था। और इसका मतलब था कि अब टाउन्स भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ एक कमर्शियल क्लास भी पैदा होगा। जब भी गांव से शहरीकरण होता है तो क्या होता है, जब भी शहर बनता है ना तो लोगों के जो प्रोफेशंस हैं या फिर लोगों का जो इनकम है वो अक्सर बढ़ जाया करता है ना। अक्सर लोग देखो गांव के अंदर में कुछ नहीं कर रहा है, नल्ला बेजोगा घूम रहा है ना, फिर किसी दिन उठ के चला जाता है शहर कमाने, फिर ठीक ठाक उसका लाइफ हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण होता है लोगों के पास रोजगार के ज्यादा अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि शहरों में लोग कलेक्टिव रूप से रहते हैं, तो जो भी रोजगार खोजा जाता है वहां पे इजिली चल जाता है।
गांव के अंदर में घूमोगे तो अगर बहुत ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ गांव होगा तो शायद ही कहीं पे छोटा सा कोई दुकान हो, है ना। एक छोटा सामान खरीदने के लिए भी बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता है कि नहीं। और शहर में क्या होता है, हर गली के अंदर 4 दुकान होता है जहां पे आप अपना जो डेली हाउस होल्ड का सामान खरीद सकते हो। तो ऐसा इसलिए है कि शहरों में कैसे लोग रहते हैं, शहरों में रहते लोग कलेक्टिव रूप से, उनकी नीड्स भी ज्यादा होती है, उनके पास पैसे भी होते हैं, तो जो बिजनेस होता है वो आसानी से चल जाता है। तो ये कह रहा है कि जब क्या बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ा यानी फैक्ट्री लगने लगा और ट्रेड बढ़ने लगा, व्यापार, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, शहर भी बनेगा। और जब शहर बनेगा तो एक कमर्शियल क्लास खड़ा होगा। क्या है कमर्शियल क्लास? ऐसे लोग जिनके अपने अपने दुकान होंगे और जो लोग बिजनेस करेंगे, है ना, जो बिजनेस करेंगे उनका पैसा ही जाएगा। और जब पैसा आएगा तो ये जो बिजनेस क्लास है ये किस पे डिपेंड होगा, मार्केट के प्रोडक्शन पे, यानी बाजार में जितना सामान उतरेगा और जो सामान बिकेगा उसी सामान के आधार पर तय होगा जो कमर्शियल क्लास, यानी कितना ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा कमर्शियल क्लास खड़ा होगा। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया इंग्लैंड में, तो ये शुरू हो गया था मिड 18th में, यानी 1750 के बाद से ही इंग्लैंड में क्या शुरू हो गया था, औद्योगिकरण। क्या है औद्योगिकरण? हमने कहा था कि जब एक साथ में मास लेवल प्रोडक्शन होता है मशीनों के जरिए सामानों से, क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। सबसे पहले कहां शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में, ना 1750 से शुरू हो गया था। लेकिन इंग्लैंड से फ्रांस आते आते या जर्मनी में आते आते इसे टाइम लग गया। और ये कब शुरू हुआ यहाँ पे, लगभग में 19th सेंचुरी में, 1800 के बाद जो है कहां पे आ गया, यूरोप में भी ये धीरे धीरे फैलने लगा। और इसके साथ ही यहां पर नया सोशल ग्रुप खड़ा हो गया। ये कैसा ग्रुप था, ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, मतलब इसमें वो लोग थे जो काम करते थे, इसमें जो इंडस्ट्रिस्ट थे इसके मिडिल क्लास के लोग आ गए, ठीक है, बिजनेसमैन आ गए, इसके अलावा जो अलग अलग प्रोफेशन करते थे वो प्रोफेशनल्स आ गए। मतलब यह एक नया ग्रुप तैयार हो गया था। उस ग्रुप में कौन कौन था, काम करने वाले लोग थे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, बिजनेसमैन थे, या अलग अलग जॉब करने वाले लोग थे। सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप पहले छोटा था नंबर में, है ना, 19th सेंचुरी तक। और इस ग्रुप के अंदर में पढ़े लिखे लोग आते थे, लिबरल मिडिल क्लास आता था। क्या है लिबरल मिडिल क्लास? देखो मिडिल क्लास तो समझा ही दिए, एरिस्टोक्रेसी और पुअर क्लास के बीच में एक नया क्लास खड़ा हो गया था। पुअर क्लास से ही ऑब्वियसली होगा, वो थोड़ी ना गरीब हो जाएगा, अमीर कौन हो जाएगा, जो पुअर क्लास था। तो उससे क्या बन गया था, मिडिल क्लास। और लिबरल क्यों बोला गया है कि ये जो लिबरल है ना एक वर्ड था, और लिबरल वर्ड का मतलब अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए, पर मतलब इनका ये था कि वो लोग जो जो चाहते हैं कि समाज के अंदर में सबको बराबरी का मौका मिले उसे कहते थे लिबरल। ऐसे में तो जो लिबरल क्लास था ना, और जो आइडिया है राष्ट्रवाद का, है ना, ये सबको यूनाइट करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि एबोलिशन हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड प्रॉपर्टी का। मतलब वो लोग, है ना, जिनको प्रिविलेज मिला है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना, खास तरह का राइट मिला है, किसकी वजह से, एरिस्टोक्रेसी की वजह से, वो जड़ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इन लोगों के आइडिया से। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। हम लोगों ने 2 वर्ड समझ रखा है। पहला कि नेशनलिज्म क्या होता है, बताया था आपको, नेशनलिज्म एक तरह का फीलिंग्स है अपन नेशन के प्रति जो फील कराता है आपको लव और प्राइड का। और हम अब सबको समझा दिया था कि लिबरल्स कौन है। लिबरल्स वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों के अंदर में एक समान मौका मिले सबको आगे बढ़ने का। तो अब समझेंगे कि ये दोनों वर्ड को मिलाकर एक नया शब्द जो बना है लिबरल नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या होता है। देखो कह रहा है कि जो नेशनल यूनिटी है, इसका जो आइडिया था कि राष्ट्रीय एकता होना चाहिए, ये यूरोप में कब आया था, अर्ली 19th सेंचुरी में। और ये क्लोजली जुड़ा हुआ था इसी आइडियोलॉजी से जिसे कहते हैं लिबरलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म जो है ये शब्द अब जुड़ गया था किसके साथ, लिबरलिज्म के साथ। लोगों को लगने लगा था अगर आप राष्ट्रवाद बनना चाहते हैं तो आपको पहले लिबरल बनना पड़ेगा। अब समझते हैं कि ये वर्ड है क्या। देखो जो लिबरलिज्म वर्ड है ना, एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड से निकला है और एक लिबर वर्ड से। और जो लिबर वर्ड होता है लैटिन का, इसका मतलब होता है फ्री। तो अगर हम पूरा मीनिंग लगाए लिबरलिज्म का तो हो गया फ्रीडम, यानी सबको क्या चाहिए, आजादी चाहिए। मतलब लोग खुद को आजाद करना चाहेंगे
तो खुद ब खुद क्या बन जाएंगे, राष्ट्रवादी भी बन जाएंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, राष्ट्र के लिए लड़ना, और राष्ट्र के लिए लड़ना अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप फ्रांस में देखोगे तो वहां पर राष्ट्रवाद क्या है, वहां पर राष्ट्रवाद का मतलब है वहां का जो राजा था लुई 16 उसको गद्दी पर से हटाकर लोकतंत्र स्थापित कर देना, ऐसे में। पर अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद क्या था, यहाँ के जो रूलर्स थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कॉलोनी बनाया था इंडिया को, उनको अपने देश से भगा देना, ये था ना। तो राष्ट्रवाद का एक ही मीनिंग हर जगह पे नहीं होता है ना। जैसे अभी के दौर में राष्ट्रवाद क्या होगा कि अपने राष्ट्र को वो सारे कंट्रीज से सिक्योर करना जो लोग राष्ट्र के दुश्मन बने हैं। कंट्री ही क्यों, राष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनके साथ लड़ना ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। कि फिर कंट्री को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करना। राष्ट्रवाद का जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट हो सकता है, इसको एक सिंपल डेफिनेशन में हम लोग उसको छोटा करके बता नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि ये वर्ड जुड़ गया, कौन सा वर्ड, लिबरलिज्म जो वर्ड है ना ये किसके साथ ऐड हो गया, नेशनलिज्म के साथ। और जो नया मिडिल क्लास था ना उसके लिए जो लिबरलिज्म था उसका मतलब था फ्रीडम, किसके लिए, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम, और सबको ना कानून के सामने क्या मिल जाए, इक्वलिटी मिल जाए। मतलब हमने बताया आपको यूरोप के अंदर में जो नया खड़ा हो गया था मिडिल क्लास, उसके लिए क्या मतलब था फ्रीडम का। देखो जब आप पढ़ोगे ना इंडिया के अंदर फ्रीडम का बात पढ़ोगे तो इंडिया के अंदर एक शब्द चला था स्वराज, और आपको पढ़ाया जाएगा कि स्वराज का मतलब ना अलग अलग इंडिया के अंदर जो क्लास था ना, अलग अलग समूह, उसके लिए अलग अलग था। तो यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं कि जो लिबरलिज्म है उसका अर्थ अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग है। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि लिबरलिज्म का अर्थ क्या है इस मिडिल क्लास के लिए, तो मतलब है उसका कि सब सब लोगों को आजादी मिल जाए और सब कानून के सामने में हर कोई बराबर हो। मतलब अगर कोई गलती करता है तो ये नहीं देखा जाए कि वो किस पोस्ट पे है या कैसा है, सबको पनिशमेंट बराबर रूप से मिले और कानून ना सबको इक्वली ट्रीट करे। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जोर देता था कि कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट ये था कि सरकार बने, है ना, कंसेंट से। कंसेंट का मतलब होता है लोगों की सहमति, है ना। तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए लिबरलिज्म मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि लिबरलिज्म जो है ना जोर देता है एक ऐसी सरकार के बनने पे जो सरकार लोगों की सहमति से बनी हो। फ्रांस के रिवॉल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म जो है उसका मतलब होता था ऑटोक्रेसी को समाप्त करना, और जो क्लर्कियल प्रिविलेज था इसको हटाना, एक संविधान का निर्माण करना, और सरकार ऐसी हो जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो और वो पार्लियामेंट के जरिए जाए। देखो दो तीन चीज यहाँ पे कह दिया, कह रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर से मतलब क्या है लिबरलिज्म का। तो पहला तो मतलब ये है कि ऑटोक्रेसी खत्म हो। क्या है ऑटोक्रेसी, किसी एक इंसान का पूरे राष्ट्र के ऊपर में जो चलता है राज उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। यानी कि ये जो एक लोगों का जो शासन होता है ना किसी एक राजा का, उसको क्या करना है, उसको समाप्त करना है, पहला इसका मोटिव था। दूसरा था कि जो क्लर्जी है, जो लोग चर्च से बिलोंग करते हैं, उनको जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है कि टैक्स देगा नहीं, टैक्स ले लेगा, अपने मन से जो भी नियम कानून बना देगा, वो खत्म होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट तो उनका ये था कि देश में एक संविधान बने। संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ होता है विधानों का समूह। विधान क्या होता है, विधान माने होता है नियम और कायदे, कुछ ऐसे नियम और कायदे जिसके आधार पर देश चलाया जाता है उसे कहते हैं संविधान। तो इसका निर्माण हो, ठीक है। अब बताओ आप कि दुनिया का सबसे पुराना किसका है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का नहीं, अमेरिका का है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का। इसी वजह से ना जब ट्रम्प आया था ना इंडिया, तो उसने कहा था कि जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र ना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से मिलने जा रहा है। बड़ा मतलब इंडिया, बिकॉज कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं ढेर सारे हैं, है ना, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और पुराना कौन सा, अमेरिका। क्लियर हो गया। तो और कह रहा है कि सरकार ऐसी हो ना जो कैसी हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो। बताए थे रिप्रेजेंटेटिव मतलब, है ना, कि लोगों के द्वारा चुनी हुई, उनका जो प्रतिनिधित्व करे, ऐसी सरकार हो। और कैसे हो जाए वो पार्लियामेंट के जरिए। समझ आता है ना पार्लियामेंट क्या होता है, संसद भवन, है ना। तो संसद के अंदर सरकार किसकी बने,
उन लोगों की सरकार बने जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा हो। ये डिमांड कहां से आ रहा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही डिमांड आ रहा था। 19th सेंचुरी में लिबरल्स लोगों ने ये इस बात पे जोर दिया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उसको इन वॉलेटिलिटी बनाया जाए। मतलब होता है, देखो, वायलेट मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, और इनवायलेट मतलब क्या होता है? उसको उल्लंघन ना करना। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो छीन लिया जाता था, है ना, रेडिकल ग्रुप्स के द्वारा, उसको रोका जाए, इसकी डिमांड किया जा रहा था। और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जब वो आया था शासन, नेपोलियन बोनापार्ट रूल में आया था, उसने ये सब काम किया था। ठीक है, इसको छोड़कर, गवर्नमेंट वाला छोड़ के, क्योंकि वो खुद ही राजा बन गया था। कह रहा है कि ये जो हालांकि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का डिमांड जो किया जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो है ना यूनिवर्सल सफरेज की मांग कर रहे थे। क्या है यूनिवर्सल सफरेज? देखो, यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दोनों वर्ड सेम ही है, और इसका मतलब होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क क्या होता है? जो लोग एडल्ट होते हैं। ठीक है, और एडल्ट क्या होता है? एडल्ट होने की जो परिभाषा है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग था। जैसे इंडिया के अंदर में पहले हम लोगों के यहाँ जो राइट टू वोट था ना, उसका एज था 21 साल। ठीक है, और 21 साल से घटाकर अब कितना का साल कर दिया गया है? 18 साल कर दिया गया है। तो अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग 18 साल में एलिजिबल हो जाते हैं राइट टू वोट के लिए। तो हम एडल्ट कब होंगे? 18 के बाद। और अगर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21 साल लगता था किसके लिए? वोट के राइट को पाने के लिए। एडल्ट कब होते? 21 साल में। तो ये कह रहा है कि जो लोग भी एडल्ट हैं उनको क्या मिल जाए? राइट टू वोट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब उनमें अंतर न देखा जाए, है ना, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, जाति सा कोई भी हो, या फिर लिंग कोई भी हो, मतलब मेल हो या फीमेल्स हो, अगर सबको दिया जाए इस आधार पर वो एडल्ट है तो क्या मिल जाएगा? राइट टू वोट मिल जाएगा, राइट टू गेट इलेक्टेड हो जाएगा। तो उससे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कह रहा है कि यहां पर जो लोग मांग कर रहे थे कि सबको कानून के सामने बराबरी का अधिकार मिले, उसे कतई मतलब नहीं था कि वो लोग मांग कर रहे थे यूनिवर्सल सफरेज का। और ये क्यों ऐसा कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि उन लोगों ने दो तरह के वर्ड्स कर रखे थे। एक था एक्टिव सिटीजन और एक था पैसिव सिटीजन, है ना। एक्टिव वो उन लोगों को कहते थे, उन मैन को बोलते थे इनके पास प्रॉपर्टी होता था। और पैसिव में कौन आते थे? पैसिव में सभी महिलाएं आती थी, चाहे उसको प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो। अगर वो महिला है तो किसी भी तरह से उसे वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। पैसिव के अंदर बच्चे आते थे, बच्चे इसलिए कि वो तो एडल्ट है ही नहीं। और पैसिव के अंदर वो सारे मैन भी आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको था? जो लोग एक्टिव सिटीजन के अंदर आते थे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप ये वर्ड सुनो ना कि वो लोग मांग कर रहे थे कि कानून के सामने में बराबरी का अधिकार, तो कहते ये मतलब मत निकाल लेना कि वो लोग मांग कर रहे थे यूनिवर्सल सफरेज का। उनका दोगलापन था बीच में, ऐसा में। आपको याद होगा जिसमें क्रांति चल रहा था फ्रांस के अंदर में, तो वहां पे ना पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था लिबरल डेमोक्रेसी का। वो ये था जो राइट टू वोट और राइट टू गेट इलेक्टेड, यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार और चुनाव में वोट देने का अधिकार। और ये ग्रांट की दिया गया था, एक्सक्लूसिवली दिया गया था सिर्फ और सिर्फ किसको? प्रॉपर्टी वाले मैन को, यानी उन पुरुषों को दिया गया। तो इनके पास क्या था? संपत्ति था। ऐसे पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं था और सभी महिलाओं को इस तरह के पॉलिटिकल राइट से वंचित कर दिया गया था। और केवल एक छोटा समय आया था जिस समय पे जैकोबिन का शासन चल रहा था, तभी जाकर ना सभी एडल्ट मेल्स को मिल पाया था सफरेज। मतलब कौन है ये जैकोबिन? हमने बता रखा था आपको, जैकोबिन एक क्लब हुआ करता था और इस क्लब के लोग मेंबर बनते थे। एक खास पहचान होता था कि वो थर्ड क्वार्टर पैंट पहनता था, जिसे सेंट प्लूटोस कहते हैं, और रेड कलर का वो कैप लगाता था। और ये इसका पहचान था कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? जैकोबिन ग्रुप से। और जैकोबिन ग्रुप के अंदर जो लोग थे वो ज्यादातर कौन थे? जो लोग काम करते थे। और जो लोग वर्किंग क्लास था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो पढ़ा लिखा नहीं था तो मूर्ख की तरह बिहेव करता था, है ना, यानी वो बहुत ज्यादा कट्टर टाइप हो जाता था। जैकोबिन्स में एक पगला हुआ करता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर जो था ना, उसके शासन को न कई बार रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता, आतंक का राज। वो इतना पगला था ना कि जहां भी सुनता था किसी ने जैकोबिन का क्रिटिसाइज किया है या कोई जैकोबिन के बारे में गलत बोला है, तो उसको लेके और सीधे सीधे फांसी दे दिया करता था। फांसी देने के लिए भी ना रस्सी नहीं लेता था, एक खास तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ था
जिसे गिलोटीन कहते हैं, है ना। गिलोटीन में शीशा लगाया हुआ रहता था धारदार, या गर्दन रख देता था, ऊपर शीशा गिरा देता था, खच से कट जाता था, है ना। इतना पगला था, इतना पगला था कि शक के आधार पर भी कटवा देता था। जैसे वो पगला है ना अभी नॉर्थ कोरिया का, है ना, किम जोंग उनमा, है ना, ऐसे ही वो पगला था। पहले लोगों को बहुत मजा आया उसका मतलब लोगों को ना बहुत मजा आता था जब वो लेता था इस तरह के डिसीजन। लोगों को लगता था कि स्ट्रिक्ट है और ऐसा ही आदमी होना चाहिए, तो लोग फेवर कर रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, कोरिया दो गो है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर ना वो डेमोक्रेसी भी नहीं है और राजतंत्र भी नहीं, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। यानी जब कोई ऐसा रूलर्स हो जो मनमानी करे, उसको जो मन है वो करे, उस तरह से नियम बने, उसे कहते हैं तानाशाही। क्लियर हो गया, तो उसे तानाशाही कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हम ये बता रहे थे कि जैकोबिन के अंदर जो पगला था उसका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर, है ना। और वो जो था गिलोटिन से गर्दन काट देता था, और शुरू शुरू में लोग उसे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे उसका, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बाद में लगा तो पगला निकल है ना, तो पगला निकल गया तो लोग फिर उसको भी काट दिया उसी में, किसमें हाँ, मशीन का नाम क्या था, गिलोटिन, है ना। तो कह रहा है जब जैकोबिन थी ना शासन में, तो सभी मेल्स को दे दिया गया था, एडल्ट मेल को। क्यों दे दिया गया था, क्योंकि जैकोबिन क्लब का मेंबर्स भी किससे बिलोंग करता था, नॉन प्रॉपर्टी मैन से। मतलब शासन उसके हाथ में आ गया था जो खुद ही क्या थे, नॉन प्रॉपर्टी मैन थे। जब वो खुद ही रूल करेगा तो ऑब्वियसली राइट तो देगा ही देगा, है ना। फिर भी वो फीमेल्स को नहीं दिया था राइट, ठीक है। तो कह रहा है कि हालांकि जब नेपोलियन का कोड वापस चला गया ना, तो जो लिमिटेड सफरेज है और जो वो रिड्यूस कर दिया गया था वुमेन को, है ना, और उनको क्या दे दिया गया था, स्टेटस ऑफ ए माइनर दिया गया। क्या होता है माइनर, माइनर कहते हैं जो एडल्ट नहीं है, और जो एडल्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं, माइनर। जैसे इंडिया के अंदर में 18 साल से नीचे के एज वाले क्या बोला जाता है, माइनर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा था कि उनको बोला गया कि जो महिलाएं हैं ना वो किसमें आएगी, माइनर सब्जेक्ट है। मतलब वो तो नीचे आती किसके, ऑथोरिटी है किसका, फादर्स का या हस्बैंड का, ठीक है। महात्मा गांधी भी सेम ही डायलॉग्स बोला करते थे कि जो महिलाएं होती है कि वो तो सब्जेक्ट होती है, मतलब वह तो उनके हुक्म के नीचे होती है, या तो पिता का आज्ञा मानना चाहिए उनको, या फिर जब शादी हो जाए तो पति का आज्ञा मानना चाहिए, और बुढ़ा हो गई तो बेटा का आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। उन्हें कभी पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहिए, और इसी तरह का आइडियोलॉजी वहां भी फेमस था। तो कह रहा है कि पूरे 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाओं को और नॉन प्रॉपर्टी मैन को ना रखा गया इसी तरह के, है ना। इन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, और इन लोगों ने ना अपोजिंग मूवमेंट चलाए। मतलब इन लोगों ने खुद का अपना आंदोलन शुरू कर दिया, और वो लोग मांग करते रहे किसका, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का। मतलब इन सारे लड़ाई के बीच में इनका लड़ाई भी अपना तेज हो गया, और इनका ये पर्सनल लड़ाई था। कौन सी लड़ाई, किसकी लड़ाई था, राइट टू वोट के लिए और राइट टू गेट इलेक्टेड के लिए, यानी चुनाव में लड़ने का अधिकार और चुनाव वोट देने का, इस अधिकार के लिए दोनों लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। दोनों लोग मतलब दोनों क्लास, कौन क्लास था बोलो, एक क्लास था पुअर लोगों का, है ना, नॉन प्रॉपर्टी मैन का, एक क्लास था महिलाओं का। इन दोनों ने संघर्ष शुरू कर दिया अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक स्फीयर का, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि पैसे के मामले में इस क्षेत्र में जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था, मतलब क्या था लिबरलिज्म का। देखो इस क्षेत्र में ना इसका मतलब था मार्केट्स का फ्रीडम, और जो स्टेट के द्वारा इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटा दिया जाए, है ना, और जो गुड्स है और कैपिटल्स है इसका मूवमेंट शुरू हो जाए। अब समझ में अगर नहीं आया तो समझा देते हैं। देखो हमने बताया था आपको कि मार्केट से पहले ज्यादा फ्री हुआ नहीं करता था, यानी बाजार के अंदर में सबको ना इक्वली रूप से बिजनेस करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अलग अलग जगहों पर ना अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे। किसके बताओ, याद है नाम ग्रुप का, उसे गिल्ड कहते थे। गिल्ड क्या कहते थे, गिल्ड बोलते थे, ठीक है। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, यानी कि जो जिस गिल्ड का बिलोंग करता है ना वो वही काम करेगा। जैसे कोई सुनार है ना, मान लो इस तरह का गिल्ड है, तो कोई भी नया आदमी जो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है वो काम शुरू नहीं कर सकता। अगर काम शुरू करेगा तो राजा उसको काम करने से रोक देगा, ठीक है। तो ये लोग मांग क्या कर रहे थे, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए, ठीक है, और मार्केट को फ्री किया जाए। इसके अलावा जो गुड्स है यानी सामान, उसका आवाजाही हो और पूंजी भी लगाया जा सके जहां भी मन करे वहां।
और 19वीं सेंचुरी के दौरान में एक बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रहा था, और ये डिमांड किसी तरह था, ये था उभरते हुए मिडिल क्लास का, यानी जो नया मिडिल क्लास बन रहा था ये भी चाहता था बनना किसकी तरह, ये बनना चाहता था एरिस्टोक्रेसी की तरह। आप एक एग्जांपल समझना किस तरह से दिक्कत हो रहा था जर्मन भाषा बोलने वाले क्षेत्रों में 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1850 के दशक में कितना दिक्कत हो रहा था आपको समझ में आएगा कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, है ना, और उसने वो उठाए थे कि ढेर सारे ना छोटे छोटे मतलब प्रिंसिपलिटीज था, एक कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, ठीक है। बाद में हालांकि ये हट गया था, है ना। तो कह रहा है कि 39 जो थे ना ऐसे स्टेट्स, उनको मिलाकर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे इनके लिए, कुछ नियम कायदे बनाए थे, और सबके पास ना अपना, पहले दिक्कत कितना ज्यादा होता थी समझाने को बताया जा रहा है आपको, कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। कह रहा है कि उनमें से सबके पास ना अपना अपना करेंसी था, यानी जो 39 स्टेट्स थे उनके पास अपना अपना उनका रुपया था, अपना अपना वेट था, अपना अपना मेजरमेंट था। यानी जिस तरह से कर सकते हैं हम लोग, क्या जैसे भी बताए 1 केजी है ना, तो 1 केजी का वैल्यू अगर ऐसा हो जाए, किसी जगह पे 920 ग्राम हो, किसी जगह पे 1010 ग्राम हो, ठीक है, और कहीं पे 1100 ग्राम हो, इस तरह से अगर मान लो वैल्यू हो जाए, दिक्कत हो जाता। उसी तरह से कह रहा है कि यहाँ पे जो 39 स्टेट्स थे वहां पे ना सिर्फ वेट अलग अलग था, मेजरमेंट का वैल्यू भी अलग अलग था, करेंसी भी अलग अलग था। और जब जैसे कोई व्यापारी अगर मान लो कि 1833 का अगर बात करें, तो अगर हैमबर्ग से जा रहा है न्यूरेमबर्ग, है ना, और उसको अपना सामान बेचना है, तो उससे 11 जगह ना कस्टम बैरियर देखना पड़ता था। बता चुके हैं आपको कस्टम बैरियर क्या होता है। कस्टम्स का मतलब होता है आप जब भी कोई बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है ना, तो इसे कहते हैं कस्टम बैरियर। जैसे आप देखो यहाँ पे जो ऑटो वाला होता है ना, उस जगह रोक लिया जाता है नाका पे, अरे उससे पर्ची काट देता है ना, 20 रुपया का या 50 रुपया का। उसी तरह से ना, जैसे अगर आप जाओगे हाईवेज के ऊपर में, तो टोल टैक्स कटता है ना अलग अलग जगहों पर। जब भी बस ट्रक पास करे, अगर दोपहिया वाहन छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो क्या देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हो तो रोड पर चलने का पेमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन लोगों को ना बार बार कस्टम बैरियर झेलना पड़ता था और कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। तो कह रहा है कि सबको ना 5% देना पड़ता था ड्यूटी, टैक्स देना पड़ता था। और ये ड्यूटी जो था ना, जो सामान वो ले जाते थे उनके वेट के आधार पर या मेजरमेंट के आधार पर उनको देना पड़ता था। और हर क्षेत्र के अंदर ना उनका अपना ही सिस्टम था वेट का, मेजरमेंट का। इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कैलकुलेशन करने में। जैसे मान लो कि आपको भेजा गया यहाँ से, है ना, और बोला गया कि अपने यहाँ पे 1 मीटर में मान लो 100 सेंटीमीटर होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। पर जहां भेजा गया वहां वो लोगों ने क्या किया, 1 मीटर में 120 सेंटीमीटर के हिसाब से कपड़ा ले लिया हम लोगों से, है ना। और तो होगा क्या दिक्कत कि यहां से जो भेजा गया होगा, मान लो कि 10 मीटर भेजा गया, तो वहां जाते जाते 10 मीटर कम पड़ जाएगा। तो क्या होगा कि कैलकुलेशन जब फाइनली किया जाएगा ना, तो बहुत माथापच्ची हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सब जगह पे क्या था, अलग अलग वैल्यू हुआ करता था। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए जो क्लोथ का मेजर था, एग्जांपल के लिए लो, उसका नाम था एलए। जैसे अपने यहाँ होता है मीटर सेंटीमीटर, वहां क्या था, एलए। और एलए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो जाता था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप जाओ फ्रैंकफर्ट में चले जाते, तो एक एलए के अंदर ना 54.7 सेंटीमीटर ही होता था। मेंस जाते जाते बढ़ के 55.1 हो जाता था, और न्यूरेमबर्ग में जाते जाते 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। और एक है फ्रायबर्ग, वहां पे हो जाता 53.5। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस तरह से एक ही वैल्यू क्या है, एक ही उसका यूनिट है, कौन सा, एलए। और एलए का जो वैल्यू है किस तरह से बदलता जा रहा है हर जगह पे। अब एक व्यापारी जो अब कई जगह पे नाका क्रॉस करके गया है बिजनेस करने के लिए, जब रिटर्न होके आएगा और मालिक को अपना जवाब देगा, तो कितना जवाब देगा, है ना, कि यहाँ पे गए इतना एलए हो गया, यहाँ पे गए इतना हो गया, वो धीरे पागल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था उन लोगों के लिए कि सबको हटाकर और मेजरमेंट का जो वैल्यू है या वेट का जो वैल्यू, उसको यूनिफॉर्म बनाया जाए, एक किया जाए, ठीक है। कह रहा इस तरह के जो कंडीशंस थे ना, उसे अब देखा जाता था, ये तो बाधा बनता जा रहा किसमें, इकोनॉमिक एक्सचेंज में और ग्रोथ में, एक नए कमर्शियल क्लास के लिए। अब वो लोग बहस कर रहे थे कि उनके यहाँ पर ना यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, माने एक ऐसा जगह होना चाहिए था जहां पे एक जैसा इकोनॉमी हो, है ना, ताकि उनके यहाँ पे बिना रुकावट के मूवमेंट हो सके सामान का, लोगों का और कैपिटल का। अब यहाँ पे गौर करना, सामान मूवमेंट क्या हो गया कि सामान कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है
और बिकने के लिए दूर जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सामान का ये मूवमेंट। कैपिटल क्या हुआ कि लोग अगर मान लो पैसा लगाना चाह रहे हैं दूर दराज, तो वो अपना पैसा लगा सके। पर यहां लिखा हुआ है पीपल का मूवमेंट, लोग भी मूवमेंट कर सके। और ये कहीं ना हिंट दे रहा है कि उस समय पर दास प्रथा चलता था, यानी लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है गुड्स का मूवमेंट, पीपल का मूवमेंट। 1834 में ना एक कस्टम यूनियन बनाया गया, यानी इन्हीं सारे कस्टम्स को लेके, कस्टम मतलब क्या हो गया, लेने वाला टैक्स, इसी यूनियन को जोल्बराइन कहा गया। और ये एग्जाम पूछता है कि जोल्बराइन क्या है ना। तो जोल्बराइन जो है 1834 में एक कस्टम यूनियन था, इसे बनाया गया था पर्सिया के इनिशिएटिव लेने पर, मैं पर्सिया के कहने पर इसको तैयार किया गया था। और बाद में ना इसको जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। क्या है ये, इसके अंदर ना यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर था, मतलब इसके अंदर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कोई भी बैरियर या टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर अपने यहाँ पे ना एक इलाका फिक्स हो जाए और कहा जाए कि इस इलाका से जो भी जुड़ेगा, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है या गाड़ी वाला है उसको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह से वहां पे बनाया गया था यूनियन जोल्बराइन, और कहा गया कि जो जोल्बराइन के अंदर में ना ये कैसा होगा, ये बैरियर फ्री होगा। और इससे क्या हुआ, जो करेंसी ढेर सारे थे ना, लगभग समझो कि 30 से ज्यादा करेंसी था अलग अलग, इन सबको हटाकर सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, रेलवे के ढेर से नेटवर्क बिछाए गए, है ना, इससे मोबिलिटी और आसान हो गया। मतलब जब ट्रेन के जो पटरी होते हैं उनका जब ताता बिछाया गया, तब सामानों को लाने और ले जाने में बहुत आसानी हो गया। इससे क्या हुआ, लोगों के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे और राष्ट्रीय एकता आने लगी। यानी जब समृद्धि आता है ना, तो राष्ट्रीयता भी आ जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि एक वेव चला किसका, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद का। मतलब यहां कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ने चले जाओ और वहां जाके गोली लेके मारो या मर जाओ, है ना। ये तो राष्ट्रवाद है ही, ऑब्वियसली देश के लिए मरना राष्ट्रवाद है। पर एक राष्ट्रवाद वो भी है जब आप आराम से घर पे बैठ के ना एक अच्छा बिजनेस करो, है ना, उससे टैक्स भरो और उस टैक्स से क्या हो, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ये भी क्या है, राष्ट्रवाद। इसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद, यानी कि अर्थव्यवस्था के आधार पर राष्ट्रवाद, है ना। और ये कह रहा है, ये सेंटिमेंट जो है ना, ये भी फैलने लगा उस समय तक कि राष्ट्र की सेवा इस तरीके से भी पॉसिबल है ना, इस तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1851।